मैं डॉक्टर आर.एस. लूका, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर, आज पुनः आपके सामने वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ। यह वीडियो लेक्चर एमएससी 4th सेम के पेपर 4th प्लांट पैथोलॉजी से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो में शुगर केन में विभिन्न पैथोजन से उत्पन्न होने वाले डिजीज़ के बारे में बतलाया था। आज मैं आपको अरहर या पिजन पी, जिसे हम रेड ग्राम भी कहते हैं, इनके ऊपर विभिन्न पैथोजन्स के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें हम सबसे पहले अरहर में होने वाले मुख्य रोग विल्ट डिजीज़ का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि विल्ट ऑफ अरहर किस तरह से अरहर के पौधों को संक्रमित करता है। विल्ट ऑफ अरहर के अंतर्गत हम सिनॉप्सिस के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स, etiology and disease cycle, mechanism of wilting, disease cycle, favorable condition and disease management. विल्ट ऑफ अरहर जो है ये दलहनी फसल पिजन पी या अरहर का एक मुख्य विनाशकारी रोग है, जो भारत में सभी अरहर उगाने वाले राज्यों में सामान्य रूप से पाया जाता है। अरहर में होने वाले रोगों की तुलना में, या हम कह सकते हैं कि अरहर में होने वाले अन्य रोगों की तुलना में यह रोग अर्थात विल्ट डिजीज़ अरहर के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। भारत में सर्वप्रथम इस रोग का विवरण बटलर ने 1906 में किया था। इस रोग को हम मुरझान या उंकड़ा या उखटा नाम से भी पुकारा जाता है। हम इसमें देख रहे हैं डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं कि कैसे अरहर का पौधा जो है वो सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, और यदि हम उसके रूट को भी देख रहे हैं तो रूट में हमको ब्लैक स्ट्रक्चर्स जो है या ब्लैक अपीयरेंस जो है वो रूट में हमको दिखाई देता है। तो इस रोग का संक्रमण प्रायः फसल की प्रारंभिक अवस्था में उस समय होता है जब पौधे 5 से 6 सप्ताह के होते हैं, परंतु रोग का आक्रमण किसी भी अवस्था के पौधे पर हो सकता है। रोग के लक्षण पौधों पर वर्षा ऋतु के बाद ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। रोग का प्रमुख लक्षण प्रौढ़ पौधों का मुरझाना है, जैसे कि पौधे जो हैं पानी की कमी में मुरझा जाते हैं, उसी तरह के सिम्टम्स हमको इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो विल्ट से मुरझान जो है उसमें मिट्टी में पानी की नमी रहती है, उसके बावजूद भी संक्रमण से पौधा जो है वो हमको मुरझाया हुआ दिखाई देता है। पहले पत्तियां पीली पड़कर मुरझाने और सूखने लगती हैं तथा संपूर्ण पौधा अथवा उसकी कुछ शाखाएं सूख जाती हैं। फिर पूरे खेत में ऐसे रोगी पौधों के बहुत सारे छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़े हमको दिखाई देते हैं। यदि रोगी पौधों को उखाड़कर निरीक्षण किया जाए तो मुख्य जड़ों तथा तने के आधार वाले ऊतक जो हैं वो काले रंग के दिखाई देते हैं, जैसे हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि रूट जो है वो हमको काला या ब्लैक अपीयरेंस उसमें हमको दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जड़ों पर काले रंग की धारियां जो हैं वो बन जाती हैं, और कभी कभी ये धारियां जो हैं वो तने पर कई फीट तक चली जाती हैं। तने पर इन काली धारियों से निकलने वाली शाखाएं शीघ्र ही मुरझा जाती हैं। काली धारियां जड़ों के निचले भागों से बनना प्रारंभ करती हैं और मुख्य तथा पार्श्व जड़ों से निकलती हुई दिखाई देती हैं।
ये जड़ें बाद में गल जाती हैं और धीरे धीरे जो संक्रमित पौधा है वो पूर्ण रूप से मर जाता है। रोगग्रस्त पौधों में पंक्ति में छोटे छोटे लंबे तथा थोड़ा उभरे हुए नारंगी रंग के स्पोरोडोकियम जो है वो हमको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इटियोलॉजी और सिस्टमेटिक पोजीशन। विल्ट ऑफ अरहर जो है वो इसका जो पैथोजन है वो है फ्यूजेरियम ऊडम और वैज्ञानिकों ने इसके परफेक्ट स्टेज या इसको टीलियोमॉर्फ का भी उल्लेख जो है वो किया है और ये जो इसका टीलियोमॉर्फ स्टेज है वो जिब्रेला इंडिका से के द्वारा जो है वो संक्रमित होता है। या परफेक्ट स्टेज जो है वो जिब्रेला इंडिका होता है। इसका विल्ट ऑफ अरहर का सिस्टमेटिक पोजीशन है डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्लास हाइफोमाइसिटीज, ऑर्डर ट्यूबरकुलेरियल्स, फैमिली ट्यूबरकुलेरिएसी, जीनस फ्यूजेरियम और स्पीशीज है ऊडम। होस्ट प्लांट में कवक का कवक जाल मुख्य रूप से वैस्कुलर टिश्यू तक ही सीमित रहता है। माइसीलियम इंटर और इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार के होते हैं। ये माइसीलियम होस्ट के जाइलम टिश्यू में बहुत अधिक संख्या में हमें फैले हुए मिलते हैं या दिखलाई देते हैं। होस्ट सेल डिस्टॉर्टेड ब्राउन कलर के जो हैं वो हमको दिखाई देते हैं और माइसीलियम जो है वो वेल डिवेलप्ड, ब्रांच्ड, हाईलाइन, सेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। इस कवक के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स। हम चित्र में देख रहे हैं तीनों प्रकार के कोनिडिया या स्पोर्स जो हैं वो हमको दिखाई दे रहे हैं, माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स। ये तीनों जो है वो हमको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। पहला हम देखेंगे माइक्रोकोनिडिया। माइक्रोकोनिडिया आर स्मॉल, इलिप्टिकल और कर्व्ड, थिन वॉल्ड, यूनिसेलुलर और विथ 1 or 2 सेप्टा, 5 to 15 into 2 to 4 μm होते हैं और माइसीलियम के शीर्ष पर ये मुक्त रूप से बनते हैं। जो मैक्रोकोनिडिया है वो उसका हम देखेंगे। द मैक्रोकोनिडिया आर लीनियर, कर्व्ड और फ्यूसॉइड, pointed at both end and notched at the base। हम चित्र में भी देख रहे हैं कि जो मैक्रोकोनिडिया है उसका दोनों एंड जो है वो पॉइंटेड जो है हमको दिखाई दे रहा है, थिन वॉल्ड, सेप्टेट विथ 3 to 4 सेप्टा मेजरिंग 15 to 50 into 3 to 5 म्यू होते हैं। ये माइक्रोकोनिडिया पौधे के तने पर भूमि के समीप वाले भाग पर स्ट्रोमेटिक माइसीलियम के द्वारा बने कुशन के रूप में बनते हैं और इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पोरोडोकियम कहते हैं। ये मैक्रोकोनिडिया अभी मैंने बताया कि लंबे, कर्व्ड और सिरे पर नोकदार होते हैं और उसके बेस में जहाँ से वो कोनिडियोफोर से लगा हुआ होता है नॉज्ड होते हैं। नॉज्ड का मतलब होता है कि वो ग्रंथिदार जो हैं वो होते हैं। थर्ड है क्लेमाइडोस्पोर्स। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि क्लेमाइडोस्पोर्स भी हमको दिखाई दे रहा है। तो होस्ट टिश्यू के भीतर माइसीलियम की किसी भी कोशिका के अथवा कभी-कभी जो पुराने मैक्रोकोनिडिया होते हैं उनकी कोशिकाओं के गोल हो जाने से क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं। माइसीलियम की कोशिकाएं आकार में गोल होकर के
फूल जाती हैं और उसके चारों ओर एक जो है मोटी भित्ति जो है वो बन जाती है और इस प्रकार माइसीलियम की कोशिकाएं क्लेमाइडोस्पोर्स की श्रृंखला में बदल जाती है। हम डायग्राम में देख रहे हैं सबसे लास्ट में कि क्लेमाइडोस्पोर्स जो है वो हमको दिखाई दे रहे हैं, जो कि इंटर कैलरी या टर्मिनल दोनों रूप से ये लगे हुए होते हैं और ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं वो भूमि में कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तो राय और उपाध्याय ने 1982 में फ्यूजेरियम ऊडम की परफेक्ट स्टेज का उल्लेख जो है वो किया था, जो सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटीना में क्लास पायरिनोमाइसिटीज के ऑर्डर हाइपोक्रिएल्स और फैमिली हाइपोक्रिएसी से ये रिलेटेड होता है इसका परफेक्ट स्टेज। हालांकि इंडिया में परफेक्ट स्टेज जो है वो बहुत कम हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अरहर के पौधों में ये विल्टिंग की प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होती है। तो जो पिजन पी है या रेड ग्राम है, जिसको हम अरहर भी कहते हैं, इनकी विल्टिंग प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा कार्य तो नहीं हो पाया है, लेकिन अन्य दूसरे पौधों के विल्ट डिजीज़ पर कुछ कार्य के अनुसार से विल्टिंग के मैकेनिज़्म को बताया गया है, जो कि 3 विधियों से होता है। पहला होता है प्लगिंग ऑफ वेसल्स बाय द फंगस हाइफी, दूसरा टॉक्सिन थ्योरी और तीसरा है एंजाइम थ्योरी। तो इन तीनों मैकेनिज्म को हम देखेंगे कि किस तरह से विल्टिंग की प्रोसेस जो है वो पौधों में होती है। पहला है प्लगिंग ऑफ वेसल्स बाय द फंगस हाइफी। विल्टिंग का पहला कारण यह बताया गया है कि जो फंगल माइसीलियम और स्पोर्स हैं, ये पौधों की जड़ों और वृंत के वेस्कुलर बंडल में बढ़ करके इसे घेर लेते हैं और इसमें भर करके, मतलब इनके बंडल वेस्कुलर बंडल में ये भर जाते हैं और प्लांट टिश्यू में प्लगिंग जो है वो कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वेस्कुलर बंडल जो है वो चोक हो जाता है और पानी, क्योंकि जाइलम जो है, जाइलम टिश्यू को ये चोक कर देता है, जिसके कारण पानी और मिनरल्स को ऊपर चढ़ने में बाधा जो है वो होती है, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे पौधा जो है वो मुरझा करके सूख जाता है। और ये जो प्लगिंग की जो प्रोसेस होती है विशेषकर ये जाइलम की सेल्स में होती है, जिससे जाइलम की कोशिकाएं जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। सेकंड है टॉक्सिन थ्योरी। इस थ्योरी को गॉमेन ने विल्ट ऑफ टोमेटो के लिए जो है वो दिया था और इनके अनुसार कुछ टॉक्सिन्स जैसे कि फ्यूजेरेलिक एसिड है, हाइड्रोफ्यूजेरिक एसिड है, लाइकोमेरेस्मीन, ये सब टॉक्सिन्स हैं जो कि पौधों के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और ये टॉक्सिन्स जो है वो पौधों के वेस्कुलर बंडल को नष्ट करने का काम करते हैं, जिससे पौधा जो है वो मुरझाया हुआ हमको दिखाई देता है। ऐसा भी देखा गया है कि इस टॉक्सिन से पेरेनकाइमेटा सेल्स की जो वाटर परमिएबिलिटी है वो अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण पौधों में रेस्पिरेशन की क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त यह होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को भी बदलने का काम कर देते हैं या उनको चेंज कर देते हैं, जिससे कि सेल्स जो है वो सामान्य की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से जल खोने लगती है और इस असंतुलन के कारण विल्टिंग जो है वो हमको देखने के लिए मिलती है। और ऐसा भी देखा गया है कि टॉक्सिन्स के द्वारा जो हेवी मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन है, कॉपर है, इनका चिलेशन जो है वो कर दिया जाता है। मतलब ये जो टॉक्सिन पदार्थ होते हैं वो हेवी मेटल्स का चिलेशन जो है वो कर देते हैं, जिसके कारण एंजाइमी अभिक्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो जाती है।
तो इस प्रकार से पौधों की मेटाबॉलिक अभिक्रियाओं में व्यवधान आ जाने से पौधा जो है वो मुरझाकर सूख जाता है। फिर तीसरा हम थ्योरी देखेंगे या मैकेनिज्म ऑफ विल्टिंग देखेंगे, एंजाइम थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार कवक के माइसीलियम जो हैं वो पैक्टिन जो पदार्थ होता है वो पेक्टोलिटिक एंजाइम जो कि पैक्टिन मिथाइल एस्टेरेज एवं पॉलीगैलेक्टुरोज के बने होते हैं, इनका सिक्रीशन करते हैं। और ये एंजाइम जाइलम वेसल्स की भित्तियों में प्रोटीन पदार्थों से क्रिया करके जाइलम पेरेन्काइमा में ये विकसित हो जाते हैं और धीरे धीरे जो पेक्टिक अम्ल के टुकड़ों का भी वेसल्स में जो है वो डिफ्यूज़न जो है वो हो जाता है। और इन सब कारणों से वहाँ पर जाइलम की कोशिकाओं के बीच में एक कोलाइडल समूह जो है वो बन जाता है और कोलाइडल समूह बनने के कारण जाइलम की कोशिकाओं को वो ब्लॉक करने का या उसको बंद करने का काम करते हैं। इस प्रोसेस में देखा गया है कि इथिलीन का भी संचय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पत्तियां जो हैं वो मुरझा करके लटक जाती हैं। विल्ट डिजीज में जड़ों एवं तने पर बनने वाली जो ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं एवं वेसल्स का भूरापन फिनॉल के छोड़ने से भी होता है। मतलब फिनॉल का भी सिक्रीशन जो है वो पैथोजेंस के द्वारा किया जाता है, जिससे हमको ब्लैक स्ट्रिप्स और वेसल्स में भूरापन हमको दिखाई देता है। ये जो है फिनॉल जो होता है वो पौधों के फिनॉल ऑक्सीडेज सिस्टम के द्वारा ब्राउन मेलेनिन में ये पॉलीमेराइज्ड जो हैं वो हो जाते हैं। तो यह रंगीन पदार्थ जो है वो लिग्निफाइड वेसल्स के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और यह ट्रांसपिरेशन की धारा में ऊपर की ओर भी फैल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पौधों में जो विल्ट डिजीज़ है वो 3 कारणों से पैथोजन के इन्फेक्शन से तो होता है, लेकिन इनका जो मैकेनिज्म है वो प्लगिंग ऑफ वेसल्स बाय द फंगल जो हाइफी है टॉक्सिन के सिक्रीशन से और एंजाइम की एक्टिविटीज से भी हमको विल्टिंग जो है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजीज साइकिल एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट। जैसे हम डायग्राम में इसको हम देख रहे हैं कि ये जो विल्ट ऑफ अरहर जो है उसका पूरा डिजीज साइकिल यहाँ पर शो हो रहा है और इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखेंगे। चूँकि ये जो फ्यूजेरियम जो है वो या विल्ट ऑफ अरहर जो है ये एक सॉइल बॉर्न डिजीज़ है और ये द पैथोजन इज़ facultative parasite remaining in the soil saprophytically for long period of time. फसल की कटाई के बाद रोगी पौधों की जो जड़ें होती हैं वो भूमि में काफ़ी लंबे समय तक पड़ी रहती हैं, जिसमें सेप्रोफिटिकली ये फंगस जो हैं वो बहुत लंबे समय तक पड़े रह सकते हैं। और जब खेतों में अरहर को बोया जाता है तो पौधों की जड़ों का संक्रमण जो है वो शीघ्र ही हो जाता है। ये पौधों की जड़ों में इन्फेक्शन जो है वो मैक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा जो है वो होता है और जब ये जर्मिनेट होते हैं तो जो जर्म ट्यूब है या माइसीलियम है ये पौधों की पार्श्व जड़ों के कोमल धागों या उन पर किसी कारण से बने हुए जो वाउंड्स होते हैं या रूट हेयर्स होते हैं, इन पर महीन रूटलेट्स के द्वारा ये पेनिट्रेट करते हैं और जाइलम टिश्यू में पहुंचकर ये जड़ों और तनों में ऊपर की ओर शीघ्रता से बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो
सॉइल में ये जो मैक्रोकोनिडिया है और क्लेमाइडोस्पोर्स वगैरह जो होते हैं, जब हम बीजों को लगाते हैं और सीडलिंग्स होता है तो ये नन्हे जड़ों के द्वारा जो है वो प्लांट के भीतर में पेनिट्रेट करते हैं रूट हेयर्स के माध्यम से या रूटलेट्स के माध्यम से, और जाइलम टिश्यू में पहुंच करके ये जड़ों को संक्रमित करते हैं और धीरे धीरे उसका प्रभाव अंदर से अंदर जाइलम टिश्यू के द्वारा जो होते हुए स्टेम तक भी पहुंच जाता है। हालांकि जड़ में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हमको देखने के लिए मिलता है। अब ये जो माइसीलियम है वो होस्ट टिश्यू के भीतर प्रवेश करने के बाद रूटलेट्स जो होता है वो तेजी से काली होकर के सिकुड़ने लगती है या सिकुड़ जाती है। फिर कवक के एक बार वेस्कुलर बंडल में स्थापित हो जाने के बाद माइसीलियम या जो फंगल फिलामेंट होता है वो शीघ्रता से वृद्धि करते हैं, जिस कारण से पौधों के कुछ भागों या संपूर्ण पौधों में विल्टिंग जो है वो हमको दिखाई देती है और कुछ ही दिनों के पश्चात पौधों की मृत्यु भी जो है वो हो जाती है। फिर मैक्रो या माइक्रोकोनिडिया तो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं वो लंबे समय तक भूमि में जीवित बने रहते हैं। इन स्पोर्स के द्वारा देखा गया है कि पौधों की जड़ों के अतिरिक्त अन्य किसी भी एरियल पार्ट्स में संक्रमण जो है वो हमको उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जड़ों में ही ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो दिखाई देता है। और जब जड़ ही संक्रमित हो जाता है तो वो प्रॉपर वाटर और मिनरल्स का अपटेक जो है वो नहीं करने पाते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे में विल्टिंग हमको दिखाई देती है। स्पोर्स का डिसेमिनेशन जो है वो जल के द्वारा या संक्रमित या संदूषित जो कृषि यंत्र होते हैं या एग्रीकल्चर जो टूल्स होते हैं इनके द्वारा जो है वो होता है। फिर इस रोग का प्रभाव जो है उन क्षेत्रों या खेतों में अधिक हमको दिखाई देता है जहाँ पर यह रोग जो है वो पहले से ही उत्पन्न होता रहा है, अथवा जहाँ लगातार प्रतिवर्ष हम अरहर को ग्रो करते हैं। ऐसे स्थानों पर विल्ट का संक्रमण बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यह सेप्रोफाइट के रूप में ये पैथोजन निरंतर बढ़ता रहता है और जब हम अगली फसल की जो है वो बुआई करते हैं तब तक ये भूमि में जो है वो जीवित बना रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो हमने देखा कि इस तरह से ये भूमि में करके कैसे कोनिडिया जो है या क्लेमाइडोस्पोर्स जो है वो रूट को संक्रमित करते हैं और विल्ट डिजीज़ को कॉज करने का काम करते हैं। फिर इसके लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है विल्ट ऑफ अरहर के लिए, इस डिजीज़ के डेवलपमेंट के लिए 17 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो सॉइल का तापमान होता है वो अनुकूल होता है और सॉइल की पर्याप्त नमी भी जो है वो डिजीज़ के लिए अनुकूल होती है। और ये देखा गया है कि यदि प्रतिकूल अवस्था है जैसे कि 4 to 9 pH तक का यदि सॉइल का pH मान होता है और 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो इतना उच्च तापमान यदि होगा तो उसके बावजूद भी जो है इन प्रतिकूल परिस्थितियों के या प्रतिकूल अवस्थाओं के बावजूद भी ये फंगस के स्पोर्स और क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया ये इतने अधिक तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं। फिर सुपर फॉस्फेट या गोबर खाद जो है इनको यदि हम इन सुपर फॉस्फेट और गोबर खाद का बहुत अधिक उपयोग यदि हम करेंगे तो भी देखा गया है कि बहुत अधिक गोबर खाद के उपयोग करने से भी भूमि में इनका संक्रमण जो है उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा जो है वो देखी गई है। नेक्स्ट है हम देखेंगे जो डिजीज़ मैनेजमेंट जो है क्योंकि
विल्ट से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है पौधों को। और जब पौधों में ही विल्टिंग हमको दिखाई देती है तो जो फली है वो नहीं लगने पाते हैं और इस तरह से हमको बहुत आर्थिक नुकसान जो है वो होता है। इसलिए इस डिजीज़ की रोकथाम के लिए जो है वो हमको निम्नलिखित उपाय जो है वो करने चाहिए। चूँकि अभी ही मैंने बताया कि ये रोग जो है वो सॉइल बॉर्न पैथोजेंस के द्वारा होता है, अतः हमें क्रॉप रोटेशन जो है वो अपनाने के साथ साथ में खेतों में जो छुटी हुई रोगग्रस्त जड़ होते हैं या कह सकते हैं कि जो क्रॉप के रेसिड्यूज होते हैं उनको निकाल करके नष्ट कर देना चाहिए, अर्थात जला देना चाहिए। फिर गर्मी के दिनों में खेतों की गहरी रॉगिंग जो है, जुताई जिसको हम बोलते हैं, हल चला करके गहरी जुताई जो है वो करनी चाहिए। और अरहर के साथ में ज्वार को बोने से हम इस रोग के प्रभाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अरहर के साथ में यदि हम ज्वार को ग्रो करते हैं तो ज्वार की जड़ों से हाइड्रोसाइनिक एसिड का सिक्रीशन होता है जो कि इस पैथोजन को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। खेत में बीज बोने से पहले 1 भाग फॉर्मेलिन को 400 भाग जल में मिला करके यदि हम सॉइल की सिंचाई करें तो सॉइल में उपस्थित पैथोजेंस जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। परंतु यह विधि जो है वो बहुत खर्चीली है, इसलिए आम किसान जो है इसका उपयोग जो है वो नहीं करने पाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम रेजिस्टेंस जो वैरायटी है उसको भी हमको ग्रो करना चाहिए, जैसे कि C11 है, KWR1 है, S103, पूसा 853, ये सारे जो हैं वो रेड ग्राम के रेजिस्टेंट वैरायटी हैं। इनको ग्रो करने से हम काफ़ी हद तक इस डिजीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा जो अभी मैंने बताया कि जो सुपर फॉस्फेट है और गोबर की खाद का यदि उपयोग हम ज़्यादा करते हैं तो ये पैथोजेंस को बढ़ावा देने का काम करता है, इसलिए सुपर फॉस्फेट और गोबर की खाद का हमको कम प्रयोग करना चाहिए। इसकी जगह हमको जो हरी खाद होती है वो बहुत लाभकारी जो है वो देखा गया है। अतः हमें इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो ग्रीन मैन्योर होता है उसका उपयोग जो है वो करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अरहर में विल्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो हमको दिखाई देता है। इसलिए हमको बहुत ही सावधानी के साथ में जो है इसकी पैदावार जो है वो करनी चाहिए। समय समय पर अपने खेतों का सैनिटेशन जो है वो करना चाहिए और प्रॉपर डिजीज़ मैनेजमेंट करके हम इस रोग से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से और भी जो डिजीज़ होते हैं वो अरहर के पौधों को संक्रमित करने का काम करते हैं। तो कुछ माइनर डिजीज़ेस हैं रेड ग्राम के जो कि रिपोर्ट किए गए हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट में। और ये जो डिजीज़ेस हैं जो आपको स्लाइड पे शो हो रहा है, द माइनर डिजीज़ेस ऑफ रेड ग्राम रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड्स कैंकर caused by Diplodia kezeni, leaf spot caused by Cercospora indica, next है powdery mildew caused by Libellula turica, and bacterial leaf spot by Xanthomonas campestris, and sterility mosaic caused by स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस ऑफ पिजन पी। तो ये कुछ माइनर डिजीज़ेस हैं रेड ग्राम के जो कि
अरहर को संक्रमित करने का काम जो है वो करते हैं। इसको हम बहुत शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं डिप्लोडिया जो केजनी का स्लाइड जो है वो शो करी हूँ, जिसमें ये पैथोजन जो है वो हमको इस रूप में दिखाई देता है। और ये पैथोजन जो है डिप्लोडिया केजनी वो कैंकर को कॉज करता है रेड ग्राम के ऊपर। तो द कैंकर डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द occurrence of cankerous lesions on the stem at the collar region, which enlarge become deep seated and girdle the stem. And causal organism, अभी मैंने बताया causal organism is Diplodia kezeni. The affected plant wilt in the course of a fortnight. Often the affected portion of the stem appears swollen and dark brown, and adventitious root may develop above the cankerous region. The root system is not usually infected. The plant is a wound parasitic, gaining entry into the host through incidental wounds on the stem. The fungus produces pycnidia, which are globular with a diameter of about 300 to 475 mu, and contain conidia, which are ovoid to elliptical and thin-walled, two-celled, measuring 21 to 30 into 11 to 13 mu. Next, leaf spot of arhar. Leaf spot of arhar caused by सर्कोस्पोरा इंडिका। स्लाइड में हम देख रहे हैं कि सर्कोस्पोरा इंडिका के द्वारा लीफ में किस तरह का इन्फेक्शन जो है वो हमको दिखाई देता है। और इसके कोनिडिया भी जो हैं सर्कोस्पोरा इंडिका के वो बहुत लंबे हैं, और कोनिडियोफोर भी जो है वो अनब्रांच्ड है, सेप्टेट है। तो ये जो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट इज मोर वाइड स्प्रेड देन कैंकर एंड इज प्रेजेंट इन पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सेवरल प्लेसेस ऑफ साउथ इंडिया। द symptoms first appear as minute lesions, brown spot 1 to 2 mm in diameter, mainly on the upper surface of leaf. हम जैसे डायग्राम में देख रहे हैं कि इस तरह के सिम्टम्स हमको लीफ पर दिखाई दे रहे हैं। The spots enlarge to become angular, bound by veins. Often several spots coalesce to form irregular blotches. Sometimes lesions also occur on the petiole and stem. Infection causes premature defoliation. The fungus produces profuse clusters of conidia. The fungus produces profuse cluster of conidiophores, and which are light brown to dark brown, septate with 2 to 13 septa and subhyaline at the tip, measuring 28 to 168 into 3 to 7 mu. The conidia are whip-like, hyaline, thin-walled, septate with 1 to 9 septa and measure 68 to 129 into 3 to 5 mu. तो हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये जो सर्कोस्पोरा इंडिका है इसके कोनिडिया बहुत ही लंबे और हाईलाइन, थिन वॉल्ड और बहुत अधिक सेप्टा इसमें हमको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट डिजीज है अरहर का पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ अरहर। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ अरहर जो है वो the powdery mildew of red gram is common in some part of India, and its causal fungus Libellula turica. हम डायग्राम में इस फंगस का हम डायग्राम जो है वो देख रहे हैं। Libellula turica has mainly other host on red gram is it attacks the leaf, covering it with a powdery whitish growth on both surfaces, causing premature defoliation.
The fungus is airborne, spreading from one field of red gram to another and from one host species to another in the vicinity when favorable climatic condition prevail. Next, bacterial leaf spot. Bacterial leaf spot of red gram is characterized by minute spot with chlorotic hollows occurring all over the leaf blade. The spots turn black with age and kill the tissue. It may also affect the stem, causing canker lesions. The causal organism is Xanthomonas campestris. नेक्स्ट है स्टेरिलिटी मोज़ेक डिजीज ऑफ रेड ग्राम. The sterility mosaic disease of red gram is severe in some part of India. The disease plants are characterized by malformed leaves which are crinkled and small. The leaves are crowded and axillary buds stimulated, resulting in a bushy growth. The entire plant is stunted with a shortened internode. The diseased plants are invariably sterile, causing severe loss in grain yield. The disease is this disease is transmitted by the Eriophytes mite Escherichia kezeni. जो माइट्स है वो एसेरिया केजेनी कहलाता है और इसके द्वारा डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है. देयर इज सम एविडेंस दैट इट इज़ सॉइल बॉर्न एंड ट्रांसमिटेड बाय एक्टोपैरासिटिक निमेटोड्स. निमेटोड भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नन ऑफ द कल्टीवर्स ऑफ रेड ग्राम इन इंडिया appear to possess any resistance gene against this virus disease. Although the above 5 diseases are of limited importance, they are endemic in some areas, appearing year after year. No specific control measures of this disease are known, but preventive chemical spray may help to reduce the intensity of Cercospora leaf spot, and sulfur dusting would reduce the incidence of powdery mildew. Field sanitation practices that avoid wounding the stems would help to check the canker disease. Controlling the sterility mosaic disease of red gram is difficult and is best done by crop rotation. On here my video lecture is completed. I hope you like my lecture. Thank you very much.